हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बात करेंगे कार्य कारण भाव और विविधवाद के बारे में। कार्य कारण भाव। सांख्य दर्शन ने कार्य कारणवाद को माना है। जो सांख्य दर्शन है उन्होंने कार्य कारणवाद को माना है। इसी के आधार पर इनका सत्कार्यवाद है। जो सांख्य दर्शन है वो सत्कार्यवाद को भी मानते हैं। तो जो कार्य कारणवाद है इसी के आधार पर जो सांख्य दर्शन का सत्कार्यवाद है वो इसी पर आधारित है। कोई भी कार्य कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता है। ठीक है। अगर कोई भी कार्य होगा, कोई भी वर्क होगा, तो वो बिना कॉज के नहीं होगा, बिना कारण के नहीं होगा। कार्य कारणवाद में दो चीज़ें आ रही हैं, एक है कार्य और दूसरा है कारण। ठीक है, कार्य और कारण। तो पहले हम ये जानेंगे कि कारण क्या है। तो कारण का स्वरूप, जिससे जिसकी उत्पत्ति होती है उसे उत्पन्न करने वाले को कारण, और जो उत्पन्न होता है उसे कार्य कहते हैं। यानी कारण क्या है? जिससे जिसकी उत्पत्ति होती है, यानी जिससे जिसकी उत्पत्ति होती है और जो उत्पन्न कर रहा है उसको हम कारण कहेंगे, और जो चीज़ उत्पन्न हो रही है उसे हम कार्य कहेंगे। इसी के संदर्भ में आचार्य चरक ने विमान स्थान में कहा है, तत्र कारणम नाम तद यत् करोति सा एव हेतु सा कर्ता। इसका मतलब है जो कार्य करता है वह कारण होता है, इसे ही हेतु और कर्ता भी कहते हैं। जो तर्क संग्रहकार हैं वो कारण के बारे में ये कहते हैं कि कार्य से निश्चित रूप से जो पहले आए उसे कारण कहते हैं। यानी कार्य से जो पहले होगा उसे हम कारण कहेंगे, क्योंकि कारण से ही कार्य की उत्पत्ति होती है। जो कार्य को उत्पन्न करे वह कारण है। जो सप्त पदार्थी हैं उनका कहना ये है कि जो कार्य को उत्पन्न करे वह कारण है। यानी कि अगर हम संक्षेप में कहें तो ये कह सकते हैं कि कारण से कार्य की उत्पत्ति होती है। फिर इसका जो एग्जाम्पल है वो यहाँ पर ये दिया गया है कि बीज में उसका वृक्ष पहले से ही उपस्थित रहता है। अगर कोई बीज है, कोई सीड है, तो उसमें जो बनने वाला जो प्लांट होगा, जो ट्री होगा, वो उसमें पहले से ही उपस्थित रहता है। अतः आम के बीज से आम का ही वृक्ष निकलता है। कि अगर जो बीज है, जो सीड है, वो आम का है, मैंगो का है, तो उससे मैंगो ट्री की ही उत्पत्ति होगी। ठीक है, मैंगो ट्री का ही फॉर्मेशन होगा, अमरूद का नहीं। यानी अमरूद का नहीं, मतलब किसी अन्य वस्तु का जो है उत्पत्ति नहीं होगी, क्योंकि बीज से कार्य रूपी उसी वृक्ष की उत्पत्ति होती है जो उस बीज में सूक्ष्मावस्था में रहता है। कि जो बीज है उससे कार्य, बीज जो है वो यहाँ पर आपका कारण है, और जो कार्य है वो यहाँ पर आपका वृक्ष है। तो कारण रूपी बीज से कार्य रूपी वृक्ष की उत्पत्ति होती है और उस बीज में सूक्ष्मावस्था में रहता है। ठीक है। इस प्रकार आम या अमरूद अपने कारण बीज में निश्चित रूप में उपस्थित है। इसे ही नियत पूर्ववृत्ति तथा अन्यथा सिद्धि भी कहते हैं। यहाँ पर यह बताया गया है कि जो आम या अमरूद है वह अपने कारण बीज, जो उसका कारण है बीज, उसमें निश्चित रूप से उपस्थित है, यानी वो उसमें पहले से ही प्रेजेंट रहता है। ठीक है। तो इसे नियत पूर्ववृत्ति भी कहते हैं। पूर्ववृत्ति यानी पहले से ही, नियत यानी है। ठीक है, नियत पूर्ववृत्ति कहते हैं और अन्यथा सिद्धि भी कहते हैं। यानी कि ये सिद्ध है कि आम के बीज से आम के पेड़ की ही उत्पत्ति होगी, या अमरूद के बीज से अमरूद की पेड़ की ही उत्पत्ति होगी। तो हमने यहाँ पर कारण को जाना। अब हम जानते हैं कि कार्य क्या है। तो जो वस्तु पहले ना हो और बाद में उत्पन्न हो गया हो उसे कार्य कहते हैं। यानी जो वस्तु पहले नहीं है और बाद में उत्पन्न हो गई है उसे हम कार्य कहेंगे। कार्यम तु तद्यस्याविनिर्वृत्तिम अभिसंधाय कर्ता प्रवर्तते। ठीक है, इसका मतलब ये है अपने इति कर्तव्य को निश्चित करने के बाद जिस प्रयोजन से कर्ता क्रिया में लगता है उसे कार्य कहते हैं।
फिर यहाँ पर थर्ड पॉइंट आता है करण। तो करण क्या है? कार्य के संपादनार्थ कर्ता के द्वारा जो होता है उसे करण कहते हैं। यानी जो कार्य के संपादनार्थ करता है उसके द्वारा जो होता है, उसके द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे करण कहते हैं। इसके लिए तर्क संग्रह में कहा गया है असाधारणम कारणम करणम। ठीक है, असाधारण कारण को करण कहते हैं, यानी जो प्रधान कारण है उसे करण कहते हैं। चिकित्सा करने वाले चिकित्सक के लिए औषध, पात्र, खरल, यंत्र, शस्त्र आदि सभी करण हैं, क्योंकि इनके अभाव में चिकित्सा का कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। आत्मा शरीर में रहकर भी तब तक कोई कार्य नहीं कर सकती जब तक उसे इंद्रियों का सहयोग प्राप्त ना हो। यहाँ इंद्रियां क्या हैं? कारण है या करण है। इसके बाद में आता है कारण के भेद। तो कारण के भेद 3 बताए गए हैं: समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। तो इसमें पहला आता है समवायी कारण। समवायी कारण में ये बताया गया है कि जो समवेत रहते हुए कार्य को उत्पन्न करे उसे समवायी कारण कहते हैं। यानी कि जो समवेत रहते हुए यानी समवाय संबंध से रहते हुए कार्य को उत्पन्न करे उसे समवायी कारण कहते हैं। यह कारण अयुत सिद्ध यानी अयुत सिद्ध पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जो आपस में अलग नहीं होते हैं, यानी जो जिसमें अपृथक भाव का संबंध होता है उन्हें हम अयुत सिद्ध पदार्थ कहते हैं। तो जो समवायी कारण है तो यह कारण अयुत सिद्ध वस्तुओं में नित्य संबंध वाला होता है। इसके एग्जाम्पल के लिए ये समझाया गया है कि तंतु और पट, तंतु होते हैं फाइबर्स और पट होता है क्लोथ जो कपड़ा बनकर तैयार होता है या कोई वस्त्र। तंतु यानी जो फाइबर्स और पट यानी कपड़ा। जो तंतु और पट का संबंध समवाय है। ठीक है, जो तंतु और पट हैं उनका संबंध समवाय होता है। यहाँ तंतु वस्त्र का समवायी कारण है और जो तंतु है वह वस्त्र का समवायी कारण है, क्योंकि तंतु के मिलने से ही वस्त्र की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार पंच महाभूत भी शरीर रूपी कार्य का समवायी कारण होता है, क्योंकि पंच महाभूत से ही शरीर बनता है। ठीक है, तो जो पंच महाभूत हैं वो हमारे शरीर का समवायी कारण हैं। ठीक है, और जो तंतु है वह पट का समवायी कारण है। फिर आता है असमवायी कारण। तो असमवायी कारण में ये कहा गया है कि असमवायी वह कारण है जो स्वयं समवायी ना हो। ठीक है, असमवायी का मतलब जो समवायी ना हो। ठीक है, तो जो स्वयं समवायी ना हो किंतु जिसके कार्य अथवा कारण के साथ एक ही वस्तु में समवेत होने पर ही कार्य की उत्पत्ति होती है। लेकिन अगर जो असमवायी कारण जो है वो समवायी तो नहीं है, लेकिन अगर वो नहीं होगा तो फिर कार्य की उत्पत्ति भी नहीं होगी, क्योंकि कोई भी कार्य होगा तो उसमें जो संयोग का कार्य होगा वो असमवायी कारण का ही होगा। यहाँ पर आगे बताया भी गया है कि यहाँ असमवायी कारण का तात्पर्य यह है कि यह कारण समवायी कारण से भिन्न होता है। ये जो है समवायी कारण से डिफरेंट होता है, परंतु कार्य या कारण से इस प्रकार से संबंधित रहता है कि बिना इसके कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। ठीक है, ये कार्य या कारण से इस प्रकार से संबंधित रहता है कि बिना इसके कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर बताया गया है कि तंतु या धागा कपड़े का समवायी कारण है। जो तंतु या धागा जो फाइबर है वो कपड़े का समवायी कारण है, या जो पंच महाभूत है वो शरीर का समवायी कारण है, ऐसा हमने ऊपर पढ़ा था। परंतु तंतु में कपड़े की उत्पत्ति के लिए आपस में संयोग होना आवश्यक है। ठीक है, जो तंतु है उसमें तंतु से कपड़े की उत्पत्ति होगी, तो उसके लिए तंतु का आपस में संयोग होना आवश्यक है। अगर बहुत सारे फाइबर्स, बहुत सारे तंतु आपस में नहीं मिलेंगे तो कपड़े की उत्पत्ति नहीं होगी। यदि इन तंतुओं का आपस में संयोग ना हो तो कार्य अर्थात कपड़े की उत्पत्ति नहीं होती। यहाँ पर वस्त्र की उत्पत्ति में तंतु जो है वो असमवायी कारण माना गया है। ठीक है, यानी तंतु का जो है वो संयोग आवश्यक है वस्त्र की उत्पत्ति में, इसलिए तंतु का समवायी कारण होना भी आवश्यक है।
फिर तीसरा आता है निमित्त कारण। ठीक है, तो कार्य की उत्पत्ति में जो कारण समवाय कारण और असमवाय कारण से भिन्न हो उसे निमित्त कारण कहते हैं। यह कारण कार्य की उत्पत्ति में सहायक कारण होता है। यानी निमित्त कारण क्या है कि जो कार्य की उत्पत्ति में वो कारण जो समवायी कारण और असमवायी कारण से भिन्न हो, यानी डिफरेंट हो, समवायी कारण और असमवायी कारण से डिफरेंट हो, उसे हम निमित्त कारण कहेंगे। और जो निमित्त कारण है वह कार्य की उत्पत्ति में सहायक कारण होता है, यानी कि कार्य की उत्पत्ति में सहायक होगा निमित्त कारण। इसके लिए एग्जाम्पल बताया गया है, जैसे पट की उत्पत्ति में तूरी बेम आदि या घट की उत्पत्ति में दंड चक्र आदि निमित्त कारण है। यानी जो साइड रोल वाली चीज़ें होती हैं, जैसे कि अगर पट की उत्पत्ति है, किसी वस्त्र की उत्पत्ति करने के लिए हमें एक चीज़ चाहिए जो कि है तंतु। ठीक है, और तंतु का संयोग होना जो है वो है असमवायी कारण। और जो निमित्त कारण है वो है तूरी बेम आदि। ठीक है, जिससे जो इंस्ट्रूमेंट हैं तूरी वेम उनका होना भी आवश्यक है पट की उत्पत्ति के लिए। या हम ये कहें कि अगर घड़े की उत्पत्ति करनी है तो उसके लिए दंड और चक्र की भी आवश्यकता पड़ेगी जो कि निमित्त कारण होते हैं। ठीक है, इसके साथ में आपका जो कार्य कारणवाद है वो फिनिश होता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सत्कार्यवाद और असत्कार्यवाद के बारे में।